इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मैं तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका पहला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। पिछली क्लास में अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब उस कूलॉम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं उनको अपन पढ़ने जा रहे हैं। कूलॉम्स लॉ की टोटल 3 लिमिटेशन है, जिसमें फर्स्ट लिमिटेशन है एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब जो कूलॉम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए तो एप्लीकेबल होता है, पर अगर चार्ज को किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो उसके लिए जो हम कूलॉम्स लॉ लगा करके फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा जितना रियलिटी में वहां पे फोर्स लग रहा होगा। जैसे एग्जांपल वाइज यहाँ पे अगर ये दो पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच के डिस्टेंस r है, तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंगली इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो आएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर इसी चार्ज को अपन इन दो स्फीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अब यहाँ पे चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है इन दोनों केसेस में, इसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो लेकिन चार्ज अभी भी उतना ही है जितना पहले था। एक बॉडी पे q1 है और दूसरी वाली बॉडी पे जो चार्ज है वो q2 है। तो इस वाली कंडीशन में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो कैलकुलेट किया जाएगा वो तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और r यहाँ पे अपन इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस यूज करेंगे, जिसमें अपन ये r यूज करेंगे जो सेंटर से लेकर के सेंटर तक की डिस्टेंस होगी। पर ये जो फोर्स आएगा इससे अलग फोर्स यहाँ पे एक्चुअल में लग रहा होगा। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे इसमें चार्ज इंड्यूस होगा जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। दोनों पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे, या इसी को हम रेक्टिफिकेशन वाइज ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से आउटर पे चले जाएंगे। तो आउटर पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और इनर वाली जो सरफेस होगी, जो इनर वाला पार्ट होगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो जो चार्ज का सेंटर आएगा वो थोड़ा सा आउटसाइड आ जाएगा दोनों जगह ही। मतलब सेंटर जो एक्चुअल सेंटर है स्फीयर का, स्फीयर के सेंटर कुछ ये और ये पोजीशन है, लेकिन क्योंकि चार्ज आउटर वाली सरफेस पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो जो चार्ज का सेंटर आएगा वो थोड़ा सा आउटसाइड पे आ जाएगा, और इन दोनों चार्ज के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे आर ए ले रखा है। तो हमें आर के बजाय आर ए पुट करना चाहिए। आर ए पुट करने पे एक्चुअल आंसर आएगा, पर हम क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमें केवल सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस पता होगी तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे कूलॉम्स लॉ के लिए, और इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे अलग फोर्स यहां एक्चुअल में लग रहा होगा। और इस वाले केस में क्योंकि R लेस है आर ए से, R की वैल्यू कम है, तो जो हम कैलकुलेट की होगी अपन ने, जो हम F से कैलकुलेट करेंगे, जो भी एक्चुअल फोर्स होगा उससे ज्यादा आएगा। यहां पे R की वैल्यू कम है तो जो हमने कैलकुलेट किया होगा फोर्स वो एक्चुअल वाले फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ऐसे ही तीसरे वाले केस में, अब सेकंड और थर्ड केस में जो डिफरेंस दिख रहा है, सेकंड वाले केस में दोनों स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन थर्ड वाले में एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है। इसमें भी चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन अब अट्रैक्शन की वजह से दोनों इनर सर्फेसेस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और आउटर वाली सर्फेसेस पे कम होगा। फिर से इसमें जो हम कैलकुलेट करेंगे कूलॉम्स लॉ से वो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होगा, जिसमें R फिर से सेंटर तक की डिस्टेंस होगी स्फीयर्स की, जो सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस है। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनर साइड में और नेगेटिव चार्ज भी इनर साइड में ज्यादा हो गया है, तो जो चार्ज का सेंटर आएगा अब थोड़ा सा इन साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जो R एक्चुअल आएगा यहाँ पे, आर ए जो यूज किया गया है, चार्ज सेंटर के बीच की डिस्टेंस, वो R से थोड़ी कम हो जाएगी। तो फिर से अब यहाँ पे R ग्रेटर है आर ए से, तो जो हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स वो एक्चुअल फोर्स से थोड़ा सा कम लग रहा होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इनमें R और आर ए दोनों सेम डिस्टेंस होंगी, तो जो एक्चुअल में यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट होगा। पर अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अपन ने किसी भी सरफेस पे, यहाँ पे एग्जांपल अपन ने लिया है स्फीयर का, कोई और सरफेस भी हो सकती है, तो अगर किसी भी सरफेस पे अपन ने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तब अगर दोनों बॉडीज पे जो चार्ज है वो सिमिलर नेचर है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव चार्ज है जिनमें रिपल्शन लगता है, उस वाले केस में जो हम कैलकुलेट करेंगे उससे कम फोर्स एक्चुअल में लग रहा होगा। और अगर दोनों बॉडीज पे
जो चार्ज है वो अपोजिट है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है, तो हमने जो कैलकुलेट किया होगा उससे एक्चुअल में ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो ये था इसका फर्स्ट लिमिटेशन, जिसमें एक्चुअल में जो ये एप्लीकेबल है कूलॉम्स लॉ वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है। लेकिन हाँ, अगर चार्ज स्फीयर पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में वो तो यही यूज किया जाएगा, पर उससे एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं आएगा जो एक्चुअल फोर्स वहां पे लग रहा होगा। दूसरा वाला जो सेकंड जो लिमिटेशन है, एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस एटलीस्ट वन चार्ज शुड बी एट रेस्ट। अगर ये दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं, v1 और v2 वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्सिव नेचर का लगना ही लगना है। एक एडिशनली यहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लग जाएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स वाला जो पार्ट है ये चल के अपन मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी अपन ने केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है। लेकिन अगर दोनों चार्जेस मूविंग हैं तो चार्ज के मोशन की वजह से करंट फ्लो करती है और करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो हम अगर कैलकुलेट करेंगे यहां से F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये जो फोर्स आएगा ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। पर एक्चुअल में यहां पे इस पे जो F एक्चुअल अब आ रहा होगा उसे हम कह सकते हैं वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस FB, जिसमें FB मैग्नेटिक फोर्स है। तो जो नेट फोर्स अब इस पे लग रहा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स होगा। पर ये जो अपन ने कैलकुलेट किया होगा ये केवल FE के इक्वल होगा। और ये जो अब यहाँ पे रियलिटी में जो एक्चुअल फोर्स जो लग रहा होगा उससे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और ये वाली चीज अपन चल के मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी केवल हमने ये याद कर लेना है कि ये स्टेशनरी चार्ज के लिए तो एप्लीकेबल होता है, या कम से कम दोनों में से एक चार्ज जरूर रेस्ट में होना चाहिए। अगर दोनों चार्जेस मूविंग होंगे तो हम कूलॉम्स लॉ से जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे उससे अलग फोर्स लग रहा होगा दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे। तीसरी जो लिमिटेशन है, एप्लीकेबल फॉर चार्जेस हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम मोर देन 10 टू द पावर -15 मीटर। अब 10 टू द पावर -15 मीटर एक न्यूक्लियस का साइज है। अगर ये एक न्यूक्लियस है तो इसका जो डायमीटर होता है वो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -15 मीटर की ही रेंज में होता है, इसी ऑर्डर में। अब अगर 10 टू द पावर -15 मीटर से भी कम डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में, इसका मतलब ये दोनों चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और अब यहां पे न्यूक्लियस के अंदर हैं तो इस पे एक न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा जिसको Fn से डिनोट करें। अब वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम अगर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कूलॉम्स लॉ वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फोर्स केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। जबकि अब यहां पे जो नेट फोर्स लग रहा है, जो एक्चुअल फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट होता है। और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड मच लार्जर होता है Fe से। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो F एक्चुअल आएगा वो ऑलमोस्ट जो होगा वो न्यूक्लियर फोर्स के ही इक्वल हो जाएगा। तो ओवरऑल 3 लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट लिमिटेशन थे कि जो चार्जेस हैं वो पॉइंट होने चाहिए। अगर पॉइंट नहीं होंगे, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा चार्ज को, तो उस वाली कंडीशन में जो हम कूलॉम्स लॉ से फोर्स कैलकुलेट करेंगे उससे स्लाइटली डिफरेंट आएगा एक्चुअल फोर्स। वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, जो नेचर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करेगा। दूसरा वाला अपन ने सेकंड लिमिटेशन पढ़ी उसमें ये कि दोनों चार्जेस के स्टेशनरी होने पर तो जो हम कूलॉम्स लॉ से फोर्स कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लग रहा होगा। पर अगर दोनों चार्ज पार्टिकल मूविंग हो गए तो साथ साथ एक मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा जिसको हम कूलॉम्स लॉ से नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसके लिए लॉरेंज फोर्स की जरूरत होती है। और जो थर्ड वाला पढ़ा, अगर जो भी चार्जेस हैं वो अगर न्यूक्लियस के इनसाइड में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ वहां पे न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर अपन ये क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंडिविजुअल चार्जेस। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट चार्जेस हैं एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे, और सेकंड वाले में 4 पॉइंट चार्जेस हैं एक स्क्वायर के कॉर्नर पे। डिस्टेंस लेंथ कह सकते हो ट्रायंगल की भी L है और स्क्वायर की भी L है। अब इसमें जो 3 चार्जेस होंगे इनमें से किसी भी एक चार्ज पे, और सेकंड वाले केस में इन चारों में से किसी भी एक चार्ज पे हमें कितना फोर्स लग रहा होगा ये कैलकुलेट करना है। तो हम फर्स्ट वाले में इस वाले चार्ज को चूज कर रहे हैं, इस पे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वाले में इस वाले चार्ज पे कैलकुलेट करेंगे। उसी के सोल्यूशन के लिए मैंने ये वाला डायग्राम बना रखा है। देखो इसमें इधर ये जो चार्ज था
इस चार्ज पे अपन फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इस चार्ज के अलावा सबसे पहले अपन चार्ज ढूंढेंगे और कितने हैं। तो टोटल इसमें दो चार्जेस हैं। इस चार्ज के अलावा दोनों फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे। पहले अपर वाले चार्ज की वजह से देखते हैं, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, मतलब बाहर की तरफ को ये फोर्स लगेगा जो ऑरेंज कलर से बना रखा है, और ये वाला फोर्स है F1 मैग्नीट्यूड का। अब जो दूसरा चार्ज है Q, ये भी इस Q को रिपेल करेगा और इसकी डायरेक्शन कुछ ही आ जाएगी। तो ये दो फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे F1 एंड F1। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा ये वो एक्चुअल फोर्स हो जाएगा जिस पे लग रहा होगा रिजल्टेंट फोर्स। अब देखो इसमें ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। अगर फर्स्ट F1 है तो सेकंड भी F1 होगा, कारण ये चार्ज और ये चार्ज सेम है और इनकी जो डिस्टेंसेस है वो भी सेम है। तो कूलॉम्स लॉ ये बोलता है अगर K Q1 Q2 और R स्क्वायर, K हमेशा ही कांस्टेंट है, Q1 और Q2 भी सेम है और R भी सेम है, तो ये दोनों फोर्सेस भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएंगे। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो ये एंगल है वो 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। अच्छा, 60 डिग्री पे अगर दो वेक्टर एक्ट करते हैं, कोई भी दो वेक्टर हैं इस तरीके से, इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड A है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तब जो इसका रिजल्टेंट आता है R इज इक्वल टू वो A√3 होता है। मतलब 60 डिग्री का एंगल होने पे और दोनों फोर्सेस के, दोनों वेक्टर्स के सेम होने पे जो रिजल्टेंट आता है वो √3 टाइम्स हो जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो डायरेक्टली यूज हो जाएगी, मतलब FE जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो इक्वल टू F1√3 हो जाएगा। पर अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, नहीं याद है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। F इज इक्वल टू √A स्क्वायर, जिसमें पहला भी F1 है, B स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, प्लस 2A और B दोनों की जगह F1 आएगा इंटू cos 60। फिर आप इससे पूरा कैलकुलेट करोगे, ये भी सॉल्व करने पे F1√3 ही आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये इज इक्वल टू F1, इनमें से कोई भी ये जो दो चार्जेस हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स था, ये इन दोनों में कितना फोर्स लग रहा होगा, जो F1 है वो K Q इंटू Q, तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर √3। इतना किसी भी एक चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा। मतलब इस चार्ज को अपन ने चूज किया था, इस पे जो ग्रीन कलर से ये बना रखा है FE, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, K Q स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। इतना इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स होगा। जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों फोर्सेस के बिल्कुल मिड में आएगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अगर इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये सेंट्रॉइड पे आकर के मीट करेगा, सेंट्रॉइड तक रीच करेगा। ऐसे ही जितना फोर्स इस वाले चार्ज पे लग रहा होगा उतना ही इस पे, उतना ही इस पे लग रहा होगा, और ये तीनों इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहे होंगे। मतलब इंडिविजुअली 1, 2 एंड 3, इन तीनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो K Q स्क्वायर √3 बाई L स्क्वायर होगा। लेकिन अगर पूरे सिस्टम पे देखा जाए तो ये जो तीन फोर्सेस हैं तीनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे और इनके बीच का एंगल 120, 120 एंड 120 आएगा। तो पूरे सिस्टम पे, मतलब तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है पूरे पे, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। किसी एक चार्ज पे, तीनों में से किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स K Q स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर है, लेकिन तीनों पे मिला करके जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा पूरे सिस्टम पे वो 0 है। अब मैं दूसरे वाले केस में आता हूं। इसमें टोटल 4 चार्जेस थे इक्वल मैग्नीट्यूड के, इनमें से भी किसी एक पे लगने वाला हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। इनमें भी चारों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा। अब अगर हम इस वाले चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके अलावा ये 3 चार्जेस हैं, तो मतलब इस पे 3 फोर्सेस आएंगे और उन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अपन को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैं फर्स्ट चार्ज ले रहा हूं। इस फर्स्ट चार्ज की वजह से रिपल्शन नीचे की तरफ को आएगा और इस फोर्स को F1 सपोज कर लेते हैं। दूसरा मैं ये वाला चार्ज ले रहा हूं, इस वाले चार्ज के लिए भी रिपल्शन इधर को आएगा, ये वाला फोर्स। अच्छा, ये F1 और ये F1 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब आता हूं थर्ड वाले पे, ये जो तीसरा Q चार्ज है इसकी वजह से रिपल्शन ऐसे बाहर की तरफ को ये लग रहा होगा। ये वाले फोर्स को F2 लेना पड़ रहा है क्योंकि अब ये डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंसेस से अलग है। तो इन दोनों चार्जेस का जो फोर्स था वो तो इक्वल मैग्नीट्यूड का था, पर ये अलग आएगा। तो मैंने इन दोनों के लिए जो फोर्स है वो F1 और इस वाले के लिए F2 ले लिया। अब ये 3 फोर्सेस हैं, F1, F1 और F2। F1 और F1 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जो प्रॉपर्टी अपन ने जैसे पिछली बार पढ़ी थी सिमिलरली
अगर ये दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब जो रिजल्टेंट आता है वो √2 टाइम्स आता है। 60 डिग्री के लिए √3 टाइम्स आता है और 90 डिग्री के लिए √2 टाइम्स आता है। मतलब F1 और F1 का जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा F1 √2, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों के बिल्कुल मिड में आएगी, मतलब दोनों फोर्सेस से 45 एंड 45 डिग्री के एंगल पे होगी। और जो अलग एक तीसरा फोर्स था वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो F1 √2 और जो F2 है ये सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। और अब फाइनली जो Fe था, इस चार्ज पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स था, उसको हम F1 √2 प्लस F2 बोल सकते हैं, जिसमें F1 जो फोर्स है वो इस Q और इस Q के बीच में लगने वाला फोर्स है, जिसको हम इक्वल टू K² डिवाइडेड बाई L² और √2 था इसके साथ में, प्लस जो F2 फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो इसे K² डिवाइडेड बाई, अब जो डिस्टेंस आएगी डायगोनल वाली लेंथ वो L√2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना फोर्स किसी एक चार्ज पे लग रहा होगा। अब डायरेक्शन हमें दिख रही है जो ग्रीन कलर से बना रखा है, डायरेक्शन जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी इस टाइप से आएगी कि वो हमेशा सेंट्रोइड को ही जाके मीट कर, जैसे इसमें भी सेंटर को ही मीट कर रहा था, इसमें भी सेंटर पे ही रीच करेगा, और इतना ही फोर्स बाकी के तीनों चार्जेस पे भी लग रहा होगा। मतलब किसी भी एक जो चार्ज आएगा या कह लीजिए इंडिविजुअल चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो तो इस मैग्नीट्यूड का होगा, इसको आप आगे सॉल्व कर ही सकते हो। लेकिन पूरे सिस्टम पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो F net इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे जिसमें एक में 3 चार्ज और एक में 4 चार्ज हैं। सारे चार्ज आपस में इक्वल हैं और उनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो भी इक्वल हैं। उनके लिए अपन ने कैलकुलेट किया, इंडिविजुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक चार्ज पे फोर्स वो अपन ने सीखा, और साथ में पूरे सिस्टम पे जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो हमेशा 0 ही आ रहा है। तो इसके बेसिस पे अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस या चार्ज बॉडीज या चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0, बट ऑन इंडिविजुअल बॉडीज मे और मे नॉट बी 0, सो सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम व्हाइल इंडिविजुअल मे और मे नॉट बी। मतलब अगर कुछ चार्जेस अपन लेते हैं इस तरीके से, कई सारे चार्जेस ऐसे मैं रैंडमली रख दे रहा हूं, अब इनमें से कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज Q2 है, कोई Q3 है, कोई Q4 है, जरूरी नहीं है कि इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल हो, इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और इनके बीच के डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। अब जो इंडिविजुअल चार्ज होंगे, ये जैसे केवल Q1 है, केवल Q2 है, इन सब पे जो फोर्स आएगा वो किसी केस में 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है, लेकिन इन सारे चार्जेस पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ऑलवेज 0 ही होगा। जितने मर्जी चार्जेस हों, जिस मर्जी मैग्नीट्यूड के हों, और उनको जैसे मर्जी अपन ने प्लेस कर रखा हो, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उन सब पे हमेशा 0 ही आता है। तो कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस जो होगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल चार्जेस होंगे उस सिस्टम के वो हो भी सकते हैं इक्विलिब्रियम में, नहीं भी। जैसे यहां पे अगर अपन देखें पहले वाले केस में सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में, वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, पर ये इंडिविजुअली तीनों जो चार्जेस होंगे इनमें से कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। पर अगर हम इसके सेंटर पे एक चार्ज रख देते, मतलब हमने यहां पे एक और चार्ज रख दिया, तो जो सेंटर पे हमने चार्ज रखा होगा उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा। तो अब 4 चार्जेस हो गए ट्रायंगल के, 3 कॉर्नर पे और एक सेंटर पे, तो पूरा सिस्टम तो हमें पता है हमेशा ही इक्विलिब्रियम में होना है, लेकिन चारों में से 3 ऐसे ये चार्जेस हैं जो कॉर्नर पे रखे हैं जो नॉन इक्विलिब्रियम में, लेकिन जो सेंटर वाला चार्ज होगा वो इंडिविजुअली भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, पर जो इंडिविजुअल चार्जेस है वो डिपेंड करेगा, कुछ चार्जेस इक्विलिब्रियम में भी हो सकते हैं और कुछ चार्जेस नॉन इक्विलिब्रियम में भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग मास m एंड सेम चार्ज q with opposite nature placed are at distance L as shown in figure. Both particles circulate due to mutual electrostatic force. Find velocity and time period of both charge. देखो इसमें ये दो चार्जेस हैं यहाँ पे,
कुछ इस टाइप से ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, दोनों का मास सेम है और दोनों पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक इनमें से कोई एक चार्ज पॉजिटिव है, कोई एक चार्ज नेगेटिव है। अब अगर इन दोनों को यूं ऐसे एक सर्कल के ऊपर हम सर्कुलेट करा देंगे, ठीक है, सर्कल है, तो उस पे सर्कुलेट कराने के लिए इनको जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम सेंस ऑफ रोटेशन में होनी चाहिए। किसी भी इंस्टेंट पे वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट दिख रही होंगी। जैसे इस इंस्टेंट पे जो राइट वाला चार्ज है वो ऊपर की तरफ को और जो लेफ्ट वाला चार्ज है वो नीचे की तरफ को जाता दिख रहा है, लेकिन सेम सेंस ऑफ रोटेशन में दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो अगर कोई दो चार्जेस हैं और उनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब अट्रैक्शन का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खुद या उसका कोई कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर लगे, अट्रैक्शन तभी होगा, या कह सकते हैं अट्रैक्शन होगा तभी सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा जो एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स बिहेव कर पाएगा। उसकी वजह से, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो सर्कुलेट हो सकते हैं, और सर्कुलेट होने पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी और क्या होगा टाइम पीरियड, वही अपन को यहां पे फाइंड करना है। तो इसमें कोई भी दो चार्ज पार्टिकल या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सर्कुलेट कर सकते हैं म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, बस कंडीशन ये है कि वो जो फोर्स है वो टुवर्ड सेंटर आना चाहिए या उसका कोई कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर हो, जिससे कि सेंट्रीपेटल फोर्स मिल पाए। अब यहाँ पे ये दोनों चार्जेस हैं, फर्स्ट वाला लेफ्ट वाला प्लस का Q और जो राइट वाला है वो माइनस का Q। यहाँ Q1 और Q2 लिखे हुए हैं, मैं इनको प्लस और माइनस Q कर दे रहा हूं। अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो इन पे जो फोर्स लगेगा ये इस टाइप से आएगा, और इसको अपवर्ड, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी देंगे तो ये सर्कल आएगा, जिस सर्कल पे दोनों सर्कुलेट करेंगे ये इनका सेंटर आएगा, और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो टुवर्ड सेंटर ही लग रहे हैं, मतलब सेंटर की तरफ को ही सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। तो यहां पे Fe बिहेव करेगा एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। अब Fe दोनों में कितना लगेगा, K, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L, तो L स्क्वायर होगा, इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला अगर लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो mv स्क्वायर बाई आर, और अगर एंगुलर फाइंड करनी होगी तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिसमें आर रेडियस है। अब सेंटर यहां पे आ रहा है, जो सर्कल का सेंटर है और जो इन दोनों चार्जेस का सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो ये इतनी रेडियस होगी ये, और ये जो रेडियस है ये L/2 आएगी, तो R की जगह L/2 पुट कर देंगे, मतलब K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई L/2। अब एक L यहां से कैंसिल हो जाएगा, जिससे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई mL2, साथ में 2 भी आएगा, तो अंडर रूट के अंदर K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mL के इक्वल आ रही है इसकी वेलोसिटी। अब आते हैं इसके टाइम पीरियड पे। अब टाइम पीरियड के लिए, सॉरी पहले मैंने वी स्क्वायर लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट भी लगा दिया और वी स्क्वायर भी, तो दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। वी स्क्वायर रखना था तो फिर अंडर रूट हटाना था, अंडर रूट लगा दिया तो फिर वो वी आएगा, और ये कंप्लीटली रूट के इन साइड में है, कुछ भी इसमें बाहर नहीं है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml, ये सारा का सारा पार्ट अंडर रूट के अंदर है। अब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड के लिए हम ओमेगा कैलकुलेट करके 2 पाई बाई ओमेगा लगा सकते हैं। तो ये कि के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर पे इससे कंपेयर कर दें और ओमेगा कैलकुलेट कर दें, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लगा दें जिससे आ जाएगा। और दूसरा ये है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, ऐसा भी कर सकते हैं, तो मैं इस वाले मेथड से कर रहा हूं। ये इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस यहाँ पे L/2 है डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हमने अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mL कैलकुलेट की है, ये इज इक्वल टू 2 पाई, इसको L/2 साथ में था, यहाँ पे तो मैं ये L/2 लिख रहा हूं, एंड अंडर रूट के अंदर 2mL डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, L को हम चाहें तो अंदर ले जा सकते हैं, तो पाई अंडर रूट के अंदर 2mL क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर, ये इतना टाइम पीरियड आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ, पहला ट्रायंगल, दूसरा स्क्वायर एंड तीसरा हेक्सागन। पहला ट्रायंगल है,
ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस हैं Q, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है जो Q0 है। इस Q0 पे कितना रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ये कैलकुलेट करना है। फिर सेकंड वाले केस में एक स्क्वायर है, चारों कॉर्नर्स पे Q1, Q2, Q1 एंड Q2 ये चार्जेस रखे हुए हैं। सेंटर पे चार्ज रखा है Q0, इस पे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। और थर्ड वाले केस में एक हेक्सागन है जिसमें Q1, Q2, Q1, Q2 अल्टरनेट रखे हुए हैं। सेंटर पे जो चार्ज है उस पे कितना फोर्स होगा ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले में यहाँ पे जो तीनों चार्जेस है वो आपस में इक्वल है। सेंटर वाला चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, अब देखो सारे चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो अगर सारे पॉजिटिव हैं तो आपस में रिपल ही करेंगे। तो ये Q इस Q0 को रिपल करेगा तो फोर्स नीचे की तरफ को आएगा। इस वाले फोर्स को मैं नाम F1 दे देता हूं। सपोज ये वाला फोर्स है F1, तो इतना ही फोर्स ये Q भी इस Q0 पे लगाएगा, तो ये सेकंड वाला फोर्स भी F1 ही आएगा और थर्ड वाला भी F1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों चार्जेस जो कॉर्नर वाले हैं वो सेंटर वाले चार्ज Q0 से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो तीनों कॉर्नर के चार्जेस सेंटर वाले पे इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेंगे। अब ये जो तीन फोर्स हैं ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, कुछ इस टाइप से इनकी डायरेक्शन आ रही है, तीनों F1 है और इनके बीच के एंगल भी इक्वल है। ये भी 120 डिग्री का एंगल है, ये भी 120 डिग्री का एंगल है और ये भी 120 डिग्री का एंगल है। तो अगर ऐसा केस बनता है जिसमें तीन वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के और उनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम है, तो जो रिजल्टेंट है वो 0 आता है। तो इसमें जो एफ नेट आएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सेकंड वाले केस पे चलते हैं। सेकंड वाले केस में चार चार्जेस हैं, मैं Q1 इस वाले से स्टार्ट कर रहा हूं। ये Q1 इस Q0 को रिपेल करेगा तो फोर्स इधर को लगाएगा। इस वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है मैं वो F1 सपोज कर रहा हूं। अब सेकंड वाला जो चार्ज है Q2, ये इस Q0 को इधर को रिपेल करेगा, इस पे जो फोर्स आएगा उसको F2 ले लेते हैं। Q1 वाले का F1 और Q2 वाले का F2। अब तीसरे वाले पे आते हैं, ये चार्ज फिर से Q1 है, तो Q1 इसको फिर रिपेल करेगा और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो F1 होगा, और जो फोर्थ वाला है वो वाला फोर्स F2 आ जाएगा। अब फाइनली चार फोर्सेस है, F1 और F1 आमने सामने तो कैंसिल हो गए, F2 और F2 भी आमने सामने है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, जिससे रिजल्टेंट आ जाएगा F net इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें भी सेंटर पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स 0 आ रहा है। अब आते हैं हेक्सागन पे। हेक्सागन में अल्टरनेट Q1 Q2 ऐसे ही है। इसमें यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये Q1 इस पे जो ये रिपल्शन फोर्स लगाएगा इसको नाम दे रहे हैं F1। Q2 की वजह से, इस Q2 की वजह से इधर को रिपल्शन आएगा, ये इसको F2 नाम दे रहे हैं। तीसरे वाले के लिए F1 आएगा, Q1 है। चौथा वाला फिर Q2, उसकी वजह से F2 आएगा। अगले वाले का फिर से F1 और लास्ट वाले का फिर से F2। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि F1 यहां से, ये F1 और F2 जो है वो आमने सामने आ रहे हैं, फिर ये F1 और F2 आमने सामने आ रहे हैं, फिर ये F2 और F1 आमने सामने आ रहे हैं। अब इनमें से कोई एक फोर्स ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल वाइज मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे Q2 को ग्रेटर लेकर के चल रहा हूं, तो इसका मतलब F2 ग्रेटर आ जाएगा। तो जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो F2 की तरफ आएगा। जैसे अगर इन दोनों की बात करें तो रिजल्टेंट F2 की तरफ को आएगा, तो एक फोर्स तो कुछ ही आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये होगा F2 माइनस F1। अब दूसरे वाले पे आते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसमें भी F2 की तरफ को आएगा, तो वो डायरेक्शन कुछ यूं है, ये वाला फोर्स होगा F2 माइनस F1, और जो थर्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ यूं आ जाएगी, ये भी F2 माइनस F1 होगा। तो तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो गए और इनके बीच का एंगल तीनों आपस में सेम है जो कि 120 डिग्री है। अभी अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, अगर तीन वेक्टर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनमें आपस में जो सक्सेसिव एंगल है वो भी सेम है, तो जो रिजल्टेंट आता है वो 0 हो जाता है। तो मतलब इस पे भी जो नेट फोर्स लग रहा होगा सेंटर वाले पे वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ के ऊपर, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर। इसमें ये दो डायग्राम बना रखे हैं, दो क्वेश्चंस हैं। पहले वाले में एक स्क्वायर और सेकंड वाले में एक हेक्सागन है। स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे में से 3 पे सेम चार्ज है और 1 पे डिफरेंट चार्ज है। ऐसे ही हेक्सागन में से टोटल 5 कॉर्नर पे तो सेम चार्ज है, एक कॉर्नर पे डिफरेंट, मतलब दोनों में एक एक कॉर्नर पे एक डिफरेंट चार्ज रख दिया, बाकी सारे आपस में सेम है। कितना रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हमें कैलकुलेट करना। अगर
फर्स्ट वाले केस में चारों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, मतलब ये भी क्यू ही होता तो हमें पता है कि सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 आता। ऐसे ही हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स पे अगर ये इक्वल चार्ज रखा होगा तब सेंटर वाले चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है। पर इसमें 6 में से एक डिफरेंट है और इसमें 4 में से एक डिफरेंट है, तो अब जो फोर्स आएगा वो 0 नहीं होगा। कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। हम Q वाले फोर्स को F और Q डैश वाले को F डैश ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला फोर्स जो होगा ये F आएगा, ये फोर्स इस Q की वजह से लग रहा होगा तो ये रिपेल करेगा कुछ यूं F, ये Q भी इसको रिपेल करेगा तो इसकी जो डायरेक्शन इधर को आएगी F आएगी। थर्ड वाला जो Q डैश है ये इधर को रिपेल करेगा और ये F डैश आएगा। जो चौथा वाला चार्ज है ये Q, इसके रिपल्शन की भी डायरेक्शन इधर को आएगी और ये भी F आएगा। तो 3 फोर्स F है और एक F डैश है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आमने सामने के F, लेकिन ये F डैश और F कैंसिल नहीं होंगे। मतलब इनके लिए हम लिख सकते हैं F जो आएगा रिजल्टेंट वो F और F डैश का सब्ट्रैक्शन आएगा। F डैश हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता F ग्रेटर है या F डैश ग्रेटर, इसलिए बीच में डिफरेंस का साइन लगा दे रहे हैं। अब F कितना होगा K Q Q नॉट डिवाइडेड बाई, अब अगर ये डिस्टेंस L है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाली जो डिस्टेंसेस होती हैं ये L बाई रूट 2 आती हैं, तो L बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ये है जो Q की वजह से फोर्स लग रहा होगा। डिफरेंस का साइन आएगा K Q डैश Q नॉट। अब Q डैश वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहा होगा डिवाइडेड बाई L बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये है इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें फिर से टोटल 6 में से 5 फोर्स तो F आएंगे और सारे रिपल्शन है, तो ये F डैश आएगा, ये फिर F आएगा, ये F आएगा। केवल ये जो Q डैश है ये इस पे जो इधर को फोर्स लगा रखा होगा रिपल्सिव फोर्स, ये F डैश होगा, बाकी सारे पांचों फोर्सेस वाले F होंगे। अब इसमें कौन कौन से कैंसिल होंगे, आमने सामने जो जो F हैं, जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, F और F डैश बचेंगे। तो फिर से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F और F डैश का डिफरेंस आ जाएगा। अब इसमें F इज इक्वल टू K Q Q नॉट डिवाइडेड बाई L स्क्वायर आएगा। अगर एक हेक्सागन की साइड L है तो ये डिस्टेंस भी L आती है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही तो होता है यहाँ पे। अब डिफरेंस का साइन K, अब Q डैश वाला फोर्स Q डैश इंटू Q नॉट ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में इसमें भी L होगा तो L का स्क्वायर, ये होगा इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। अगर चार्ज सेंटर पे रखा है एक स्क्वायर के या फिर एक हेक्सागन के सेंटर पे, जिनमें से एक चार्ज डिफरेंट है बाकी सारे चार्जेस सेम है। ये वाला मेथड तब तब एप्लीकेबल होगा जब जब इवन नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। जैसे केवल 2 चार्ज होते और सेंटर पे एक रखा होता, फिर 4 चार्ज हैं, फिर 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, इवन नंबर ऑफ चार्जेस अगर होंगे कॉर्नर्स पे, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसी में अगर ऑड नंबर ऑफ चार्जेस हैं उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। अब एक ट्रायंगल का केस है और एक मैंने पेंटागन, ये 2 केसेस समझने के लिए बनाए हैं, इनसे बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ट्रायंगल वाला केस ले रहे हैं। इस ट्रायंगल में ये 2 चार्जेस सेम है, तीसरा वाला डिफरेंट है, बस इसमें मैंने चेंज एक और कर दिया है कि अब सेंटर वाले चार्ज को मैंने नेगेटिव ले लिया, मतलब अब इन पे सेंटर वाले चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स आएगा इधर, क्योंकि सेंटर वाला जो चार्ज था वो सेम था नेचर वाइज, जो कॉर्नर पे चार्जेस रखे थे, तो इसमें जो फोर्स आ रहा था वो रिपल्सिव लग रहा था, इस वाले केस में अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसमें जो Q डैश होगा वो अपनी तरफ को जो फोर्स लगा रहा है वो है F डैश। बाकी जितने भी चार्जेस हैं, ये Q है, ये Q है, मैं पहले रेक्टिफिकेशन बता रहा हूं, उसके बाद एक्चुअल क्या मेथड है, ऐसा क्यों हुआ वो देखेंगे। जितने भी इसके अलावा चार्जेस होंगे, जैसे यहाँ पे 2 ही चार्ज हैं, इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस F डैश से अपोजिट ही आएगा, और इस F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनमें से किसी भी एक चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। ऐसा ही अगर 5 वाले में देखते हैं अपन पेंटागन में, सेम स्टोरी पेंटागन में है। इसमें पेंटागन में ये Q डैश है, तो इस Q डैश की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा वो हो गया
एफ डैश। बाकी कितने बचे? चार। इन चारों चार्जेस की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो इस वाले एफ डैश से अपोजिट ही आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो किसी एक चार्ज की वजह से होगा। ये है रट्टाफिकेशन। अब एक बार हम इस वाले रट्टाफिकेशन से इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये जो दूसरे साथ में डायग्राम बना रखे हैं इनसे मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा हुआ क्यों है। तो पहले जो हमें याद रखना है और जिस बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेथड जो याद रखना है वो, अगर इवन नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, जैसा ऊपर केस था वो अपन ने समझ ही लिया, वो बहुत इजी भी होता है, आमने सामने के फोर्सेस कैंसिल ही हो जाते हैं, दो ही बचते हैं एफ डैश और एफ, तो उनका डिफरेंस कर देते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो हमें ये बात याद रखनी है, इसमें भी जो एफ नेट आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, वो एफ डिफरेंस एफ डैश ही आएगा, जिसमें एफ क्या है और एफ डैश क्या है। एफ डैश तो होगा जो एक चार्ज डिफरेंट कर रखा है अपन ने, जितने भी चार्ज है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, बस ऑड नंबर्स होने चाहिए, उनमें से एक डिफरेंट होगा, बाकी सारे सेम होंगे। तो जो डिफरेंट चार्ज होगा उसकी वजह से लगने वाला फोर्स है एफ डैश, और जो सारे आपस में सेम है उनमें से किसी भी एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स है एफ। तो देखो एफ जो होगा वो इस क्यू या इस क्यू की वजह से लगने वाला फोर्स होगा। कितना आएगा? अगर इसकी साइड को अपन एल ले लेते हैं तो ये एफ की वैल्यू आएगी के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एल बाई √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल है तो कॉर्नर से सेंट्रॉइड तक की ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को एल बाई √3 लिया जाता है। और ये छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी वैसे तो बच्चे इसको रट के ही रखते हैं। डिफरेंस जो एफ डैश आएगा यहाँ पे, एफ डैश इस क्यू डैश की वजह से लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू डैश क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एल बाई √3 का होल स्क्वायर। आगे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतना सबको आता है बच्चों को। अब 5 वाले पे आता हूं। 5 वाले में भी वही सेम मेथड है। एफ जो नेट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो एफ डिफरेंस एफ डैश ही होगा, जिसमें एफ डैश जो 5 में से एक डिफरेंट चार्ज है उसकी वजह से है, और एफ जो सारे चार्जेस सेम होंगे उनमें से किसी एक चार्ज का फोर्स होगा। तो ये एफ होगा कितना? के क्यू डैश क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, इसमें डायगोनल में ये वाली डिस्टेंसेस ए दे रखी हैं, तो यहां पे डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर आ जाएगा, डिफरेंस एफ डैश हो जाएगा के क्यू डैश क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये तो था इस ऑड नंबर ऑफ अगर चार्जेस होंगे कॉर्नर्स पे तो सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका, जिनमें n-1 चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के और एक चार्ज डिफरेंट होगा। अब ऐसा होता क्यों है एक बार उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इसमें अगर ये तीनों चार्जेस, मैं पहले ट्रायंगल वाला सॉल्व कर रहा हूं, अगर ये तीनों चार्जेस आपस में इक्वल हैं तो तीनों का अट्रैक्शन फोर्स ये एफ एफ एंड एफ आएगा, और हमें पता है इसके सेंटर पे एफ नेट कितना हो जाना था? 0। इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ये वो चार्ज है जिसको हम बाद में चेंज कर देंगे, क्यू की जगह क्यू डैश कर देंगे, तो इस वाले फोर्स को तो मैं एफ ही ले रहा हूं, ठीक है, ये भी एफ था, ये भी एफ था। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों फोर्सेस का, इन दोनों का, ये एफ और ये एफ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां पे एफ आएगा और अपोजिट होगा इस वाले फोर्स। कैसे भाई? अगर इन तीनों का रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले को एफ ले लूं मैं, ये वाला मैं फोर्स एक बार ऊपर की तरफ को यहां बना रहा हूं, इस वाले क्यू की वजह से ऊपर को फोर्स कितना लग रहा है? एफ। बाकी जितने भी चार्ज बचे उन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो इससे अपोजिट आएगा, तभी तो रिजल्टेंट 0 हो रहा होगा। तो जिस चार्ज को अपन ने चेंज करके क्यू से क्यू डैश कर देना, उसके अलावा जितने भी चार्जेस होंगे उन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये एफ है, इन दोनों का रिजल्टेंट इससे, इस वाले फोर्स से अपोजिट एफ आएगा। तो अब इस पे आ जाओ। अब हमने क्या किया, यहां पे इसको क्यू डैश कर दिया, बाकी दोनों क्यू तो सेम रखे, तो इन दोनों क्यू का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ को इतना ही आ रहा होगा, बस ये क्यू की बजाय अब क्यू डैश आ गया, तो पहले ये एफ था, अब ये वाला फोर्स एफ डैश हो जाएगा। तो अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एफ डैश और एफ,
दोनों एक दूसरे से अपोजिट लग रहे हैं, तो जो एफ नेट आएगा वो इज इक्वल टू एफ और एफ डैश का डिफरेंस होगा, जैसा अपन ने अभी समझा था। अब अगले वाले पे आता हूं, सेम कहानी अपन इधर भी रिपीट करेंगे। इसमें अगर ये 5 चार्जेस हैं, पांचों सेंटर वाले पे इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, इन सबको नाम में F1 दे रहा हूं। इन पांचों का हमें पता है रिजल्टेंट 0 आता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पांचों का रिजल्टेंट 0 क्यों है, क्योंकि इसमें जिस चार्ज को अपन चेंज करेंगे वो नीचे की तरफ को, इसको छोड़ दूं मैं। अब जितना ये खुद फोर्स है उतना ही तो इन चारों का रिजल्टेंट आ रहा होगा और इससे अपोजिट आ रहा होगा। ये मतलब इन चारों फोर्सेस का, ये 4 फोर्सेस थे F1 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 और F1, ये जो चारों फोर्सेस हैं, ये वाले फोर्सेस हैं चारों, इन चारों का रिजल्टेंट ऊपर को आ रहा है और वो इनमें से किसी एक के बराबर आ रहा होगा। इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो किसी एक के बराबर आ रहा होगा। जब मैंने पिछली बार इसको F लिया था तो इस बार भी मैं F ही ले रहा हूं, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। ये जितने भी फोर्सेस मैंने लिखे थे ये सारे आपस में सपोज F हैं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने F लिया तो इसको चेंज नहीं करते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 5 चार्जेस थे, इन पांचों चार्जेस का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो आपस में इक्वल था। सपोज वो सारे F थे, अब इन पांचों का रिजल्टेंट अपन को पता है 0 होता है। क्यों 0 है? क्योंकि इन चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस पांचवें वाले से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। अब इन चारों का रिजल्टेंट अपोजिट और इनमें से किसी एक के बराबर हो गया, क्योंकि उतना ही नीचे को लग रहा है फोर्स ये वाला, तो ये आपस में कैंसिल होकर के 0 हो जा रहे होंगे। अब जब अपन ने इस Q को Q डैश कर दिया, तो अब Q डैश की वजह से नीचे की तरफ को F डैश लगने लग गया और बाकी इन 4 चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो ऊपर को F आ रहा होगा, जिससे F नेट जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो F और F डैश का डिफरेंस है। अब ये पूरी बात आपको समझ आई हो चाहे ना आई हो, जो रट्टाफिकेशन है वो इतना है कि F और F डैश का डिफरेंस होगा, जिसमें F जो इक्वल चार्जेस हैं जितने भी हैं उनमें से किसी एक फोर्स की वजह से, एक चार्ज की वजह से, और F डैश जो उनमें से एक डिफरेंट फोर्स चार्ज है उसकी वजह से लगने वाला फोर्स है। बस इतना अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो।